अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइकोलॉजी इनसाइट। हमने अपनी पहली वीडियो में फ्राइड की पर्सनैलिटी थ्योरी साइको एनालिसिस में से माइंड के 3 लेवल पे बात की थी, जो कि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हैं। इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। सिगमंड फ्राइड ने हमें बताया कि हमारी पर्सनैलिटी 3 कंपोनेंट्स इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बनती है। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर इकट्ठे काम करते हैं और एक कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो ये तीनों अपनी अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशन हमारी पर्सनैलिटी में ऐड करती हैं और हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर पे गहरा असर रखती हैं। फ्राइड का कहना है कि हमारी पर्सनैलिटी के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें हमारी मोस्ट बेसिक अर्जेस को पूरा करने के लिए फोर्स करते हैं, जबकि दूसरे कंपोनेंट इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो बेसिक अर्जेस हैं इनको पूरा करने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट भी है या नहीं, और फिर इनको पूरा करने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जो कि सही और सोशली एक्सेप्टेबल हो। इन ख्वाहिशात को एक सेफ वे के जरिए से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। फ्राइड के दिए हुए 3 कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट इड है। फ्राइड का कहना है कि हमारी तमाम साइकिक एनर्जी का सोर्स इड है। ये वाद कंपोनेंट है जो कि हमारी पर्सनैलिटी में पैदाइश से ही मौजूद होता है। फ्राइड ने इस कंपोनेंट को अनकॉन्शियस कहा है। इसमें हमारे पैदाइशी रुझानात यानी इंस्टिंक्ट और इब्तिदाई बिहेवियर पाया जाता है। हमारी इड प्लेयर प्रिंसिपल पे चलती है और हमें फोर्स करती है कि मेरी तमाम डिजायर, नीड्स एंड वांट्स अभी की अभी पूरी हों, और ये हमारी बॉडी को पेन और एंजाइटी से बचाने के लिए फौरी एक्शन चाहती है। ये चाहती है कि जब हमें भूख या प्यास लगे तो हमें चाहिए कि इसी वक्त खाना खाने लगे और पानी पीने लगे। इड हमारी अर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये इंश्योर करती है कि एक बच्चे की बॉडीली नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त वो इतना छोटा होता है कि वो खुद से कुछ करके नहीं खा सकता। अगर एक बच्चा भूखा है तो वो तब तक रोएगा जब तक कि इसे दूध नहीं मिल जाता, और बच्चे का पेट भरना ही इड की डिमांड है। और जब बच्चे का पेट भर जाता है तो इसे दूध मिल जाता है तो इसकी इड सेटिस्फाई हो जाती है, यानी शेरख्वार बच्चे पर मुकम्मल तौर पर इड की हुक्मरानी होती है। ये बैरूनी माहौल को देखकर सेटिस्फेक्शन की डिमांड नहीं करता। इसकी डिमांड ऐसी होती है कि मुझे चाहिए तो बस अभी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर आप एक छोटे बच्चे को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूध पीने के लिए 2 घंटे वेट करे, जबकि उसे सख्त भूख लगी है और वो रो रहा है, तो वो तब तक चुप नहीं करेगा जब तक कि उसे दूध नहीं मिल जाता, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी में अभी सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और वो है इड। बच्चे पे इड की हुक्मरानी है तो बच्चे के सामने कोई भी रीजनिंग काम नहीं आएगी, और बच्चे को अपनी डिमांड को फौरी फुलफिल करना है। हमेशा इड की तमाम ख्वाहिशात की फौरी तकमील मुमकिन नहीं होती, और हमेशा ये ख्वाहिशात रियलिस्टिक भी नहीं होती। बच्चे के पेरेंट्स कई बार इन ख्वाहिशात को पूरे करने के काबिल नहीं होते, तो बच्चा इन ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए दूसरों से चीजें छीन कर अपनी इड को सेटिस्फाई करने लगता है। मतलब जो चीज इसको राइट वे में नहीं मिल रही, इसको हासिल करने के लिए ये गलत तरीका अपनाता है, और ऐसा बिहेवियर शो करता है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता, और ये बॉडी को भी मुसीबत में डाल देता है। कि इड प्लेयर प्रिंसिपल की क्रिएट की हुई टेंशन को रिजोल्व करने के लिए एक और तरीका भी अपनाता है, जिसे प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कहा जाता है। इसमें ये इड की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डिजायर नीड की मेंटल इमेज क्रिएट कर लेता है। खर्चे हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो हम इड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपोनेंट हमारी लाइफ में इन्फेंटाइल यानी बचगाना और प्राइमल ही रहता है। हम इड को कंट्रोल करना तब सीखते हैं जब हमारी पर्सनैलिटी में ईगो और सुपर ईगो क्रिएट हो जाती हैं। इड की डिजायर और अर्जेस को फुलफिल करने के लिए एक ऐसा रास्ता तलाश करती हैं जो कि रियलिस्टिक, मोरलिस्टिक और सोशली एक्सेप्टेबल हो। इड कई बार अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐसा गलत तरीका चूज करती है जो कि बॉडी को भी खतरे में डाल देती है। लिहाजा सिर्फ इड अकेली हमारी बॉडी नीड्स और सोशल नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। इड से ही एक नया कंपोनेंट बनता है जिसे ईगो कहते हैं। फ्राइड के मुताबिक हमारी ईगो इड से ही वजूद में आती है, और इस बात को यकीनी बनाती है कि इड अपनी इम्पल्सेस को एक ऐसे वे में एक्सप्रेस करे जो कि सोशली एक्सेप्टेबल और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। ईगो माइंड के तीनों लेवल यानी कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में वर्क करती है। हमारी ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, यानी इड की जो डिमांड है वो रियलिटी में सोशली एक्सेप्टेबल और पॉसिबल भी है या नहीं। इड की डिमांड को एक ऐसे वे में सेटिस्फाइड करती है जो कि गलत ना हो और सोशली एक्सेप्टेबल और पॉसिबल हो। रियलिटी प्रिंसिपल इड की बेलगाम इम्पल्सेस को पूरा करने से पहले इसके नुकसान और फायदे देखता है। अगर इनसे नुकसान हो तो इन इम्पल्सेस को रोकता है, और अगर फायदा हो तो इनको पूरा कर देता है। फ्राइड ने इड को हॉर्स जबकि ईगो को हॉर्स राइडर से कंपेयर किया, यानी हॉर्स मोशन और पावर प्रोवाइड करता है जबकि हॉर्स राइडर गाइडेंस और डायरेक्शन देता है। अगर इस घोड़े को बगैर घुड़सवार के छोड़ दिया जाए तो घोड़े का जहाँ दिल चाहेगा वो जाएगा, इसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, चाहे इसकी इन अनकंट्रोल्ड डिजायर की वजह से इसकी जान ही क्यों ना खतरे में पड़ जाए। लेकिन राइडर इसे वो डायरेक्शन देता है जहां वो इसे ले जाना चाहता है। ईगो इन टेंशन को भी खत्म करता है कि जो ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात की वजह से आती हैं, और ये काम ये सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के जरिए करता है। इसमें ईगो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढता है जो कि इसकी मेंटल इमेज से मैच करता हो। कि आप कोई क्लास ले रहे हैं जो काफी लंबी है, और जैसे जैसे क्लास
चल रही है, आपकी भूख बढ़ती जा रही है। इस वक्त आपकी ईगो आपको कह रही होती है कि दफा करो, क्लास से निकलो और जाकर कैंटीन में स्नैक्स खाओ, जबकि आपकी ईगो कह रही होती है कि आराम से बैठे रहो और क्लास के एंड होने का वेट करो। आप क्लास को एंड करने की बजाय क्लास में बैठे हुए ही खुद को पिज्जा खाते हुए इमेजिन कर सकते हैं और जब क्लास खत्म हो जाए तो आप वो चीज खा सकते हैं। इस तरह आप ईड की डिमांड को डिलेड ग्रेटिफिकेशन के जरिए अप्रोप्रिएट और रियलिस्टिक वे में सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी का जो कंपोनेंट सबसे बाद में डेवलप होता है वो है सुपर ईगो। इसमें वो तमाम अंदरूनी मोरल स्टैंडर्ड और आइडियल पाए जाते हैं जो हम अपने पेरेंट्स और सोसाइटी से सीखते हैं। हमारे किसी चीज के मतलब सही या गलत होने का कॉन्सेप्ट वगैरह। हमारी सुपर ईगो हमें किसी चीज को जज करने की गाइडेंस प्रोवाइड करती है। फ्राइड कहता है कि एक बच्चे में सुपर ईगो 5 साल की एज में बनना शुरू हो जाती है। फ्राइड ने सुपर ईगो के 2 पार्ट्स बताए हैं, यानी ईगो आइडियल और कॉन्शियस। ईगो आइडियल में वो तमाम स्टैंडर्ड और रूल होते हैं जो कि एक अच्छे बिहेवियर के लिए जरूरी है। ये वो बिहेवियर होते हैं जो हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी और हायर अथॉरिटी से अप्रूव होते हैं। अगर इनको फॉलो करो तो ये हमारे अंदर सेल्फ लव और फीलिंग ऑफ प्राइड को बढ़ा देते हैं। कॉन्शियस सुपर ईगो का ऐसा पार्ट है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी सोसाइटी और पेरेंट की नजर में अच्छी नहीं समझी जाती। ये बिहेवियर हमारे मुआशरे में और हमारे घर में मना होते हैं और इनको फॉलो करने का नतीजा सजा या फीलिंग ऑफ गिल्ट निकलता है। हमारी सुपर ईगो हमारे बिहेवियर को परफेक्ट और सिविलाइज करने के लिए वर्क करती है। सुपर ईगो इन तमाम नाकाबिले कबूल डिजायर और अर्जेस को दबा देती है। ये हमारे बिहेवियर को रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर चलने की बजाय आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड पर चलाने की कोशिश करती है। इड ईगो और सुपर ईगो तीनों कंपोनेंट डायनामिक है और हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब इन तीनों कंपोनेंट के दरमियान बैलेंस होता है तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनती है और हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है। जैसे ही इन तीनों कंपोनेंट के दरमियान इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो इसका रिजल्ट टेंशन और एंजाइटी की सूरत में निकलता है और हम एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ईगो हमारी पर्सनैलिटी में सुपर ईगो और इड के दरमियान मॉडरेटर का रोल प्ले करता है और इन तीनों कंपोनेंट के दरमियान बैलेंस क्रिएट करता है। इड और सुपर ईगो की फोर्सेस को कंट्रोल करने के अमल को ईगो स्ट्रेंथ कहते हैं। वो इंसान जिसकी ईगो स्ट्रेंथ अच्छी होगी वो अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर को इफेक्टिवली मैनेज कर लेता है। वो इंसान जिसमें ईगो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा या बहुत कमजोर होगी वो इंसान अड़ियल यानी डिस्ट्रप्टिव या इंतशार अंगेज बन जाएगा। फ्राइड का कहना है कि अगर हमारी ईगो इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने में नाकाम हो जाए तो पर्सनैलिटी हेल्दी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान में इड डोमिनेंट है तो वो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपनी इन ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मुआशरे या पेरेंट्स का लिहाज नहीं करेगा, वो हर हद पार कर जाएगा, ये नहीं सोचेगा कि इसकी ये ख्वाहिश जायज है या नाजायज, वो अपनी जान को भी खतरे में डाल सकता है। और दूसरी तरफ जिसमें सुपर ईगो डोमिनेंट होगी वो एक्सट्रीमली मोरलिस्टिक और जजमेंटल होगा। वो इंसान जिसमें सुपर ईगो डोमिनेंट हो वो कोई काम ऐसा नहीं करेगा जो इसके नजदीक गलत हो, चाहे इसकी जान भी क्यों ना चली जाए। फ्राइड ने हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया है कि हमारी पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर क्या है और इसके कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं। फ्राइड के मुताबिक इड ईगो और सुपर ईगो के डायनामिक इंटरेक्शन के दरमियान बैलेंस से ही हेल्दी पर्सनैलिटी वजूद में आती है, जबकि ईगो का काम बहुत टफ है, ये अकेले वर्क नहीं करती। अक्सर एंजाइटी भी इसकी मदद करती है, बेसिक अर्जेस, मोरल वैल्यूज और रियल वर्ल्ड में इत्तेदाल यानी बैलेंस क्रिएट करने में। और जब हम डिफरेंट तरह से एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी को खत्म करके हमारी ईगो को प्रोटेक्ट कर लेता है।